बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, हुकूमत पर एतमाद है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। हुकूमत इस बात की भी दावेदार है कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं और हर बार हमने अपोजिशन को पार्लियामेंट के अंदर शिकस्त दी है। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो इस वक्त अपोजिशन जिस मिशन पर निकली हुई है उससे ये लगता ये है कि हुकूमत को कहीं ना कहीं इस वक्त अपोजिशन जो है मुश्किल मरले से दो चार कर सकती है, क्योंकि ऐसी ऐसी मुलाकातें और ऐसे ऐसे दोबारा से गठजोड़ हो रहे हैं जो पिछले कई सालों से नहीं हो पाए थे। अगर सिर्फ पंजाब की सियासत को देखा जाए, पंजाब के अंदर बड़े सियासी घरानों को देखा जाए, तो चौधरी बिरादरान जो इस वक्त हुकूमत के बड़े धादी हैं पंजाब के अंदर, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई और फिर वफाक के अंदर वजारतें रखने वाली मुस्लिम लीग कायद आज़म, उनसे शहबाज शरीफ साहब जो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर हैं, सालों बाद उनसे कल 4 बजे मिलने जाएंगे। तो नहीं की जा रही थी कि चौधरी बिरादरान भी शरीफ फैमिली के साथ इस तरह मिल सकते हैं, लेकिन हालात हर रोज़ बदलते हुए दिखाई देते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी मुलाकात की। मौलाना फजल रहमान तो जब से ये हुकूमत बनी है उस वक्त से इस कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से इस हुकूमत को हटाया जाए। लॉन्ग मार्च भी हुआ, जलसे जुलूस की बात भी की गई, साथ साथ इस्तीफ़ों का हमेशा जोर देते रहे मौलाना फजल रहमान, और बिलाखिर उन्होंने कायल कर लिया अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी को भी और मुस्लिम लीग नवाज़ को भी। अब क्या चौधरी बिरादरान अगर हुकूमत का साथ छोड़ देते हैं तो फिर हुकूमत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके साथ साथ अपोजिशन की दीगर जमातें भी मैदान अमल में निकली हुई हैं, और अगर वो हुकूमती अराकीन के साथ भी रब्ते करके वो लोग जो नाराज़ हैं उनसे रब्ते करने में कामयाब हो जाती हैं, तो फिर अदम एतमाद की तहरीक किस हद तक कामयाब हो सकती है। अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो या ना हो, लेकिन ये तो तय है कि अब हुकूमत के लिए अपोजिशन का दबाव बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि अपोजिशन ये समझती है कि आइंदा इंतखाबात तक जितना इस हुकूमत के ख़िलाफ़ दबाव बढ़ाया जाएगा इतना ही उन्हें इलेक्शन के मैदान में फ़ायदा पहुंच सकता है। इसी का जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में, इसी पर बातचीत करेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब। मज़हर साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं गरीदा फ़ारूकी साहबा, सीनियर एंकर पर्सन तज़कियाकार हैं, जबकि प्रोग्राम में अहमद जवाद साहब भी मौजूद होंगे जिन्होंने PTI तो छोड़ी थी, PTI के ख़िलाफ़ खूब गर्जे बरसे और फिर आज उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ ज्वाइन कर ली है। ये भी पूछेंगे उनसे अहमद जवाद साहब से, PTI के साथ साल हा साल रहे, तब पार्टी के अंदर रहते हुए इतना ना बोले जितना निकलने के बाद बोले, और अगर मुस्लिम लीग नवाज़ में ही जाना था तो फिर PTI के ख़िलाफ़ इतना बोलने की ज़रूरत क्या थी, और मुस्लिम लीग नवाज़ में जाकर वो क्या किरदार अदा करेंगे, ये भी आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। मज़हर अब्बास साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर आपसे किया जाए और पहला सवाल सीधा अगर आपसे पूछा जाए कि लाहौर सियासत का मरकज़ है, मौलाना फजल रहमान डेरे लगा चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब का 14 साल बाद चौधरी बिरादरान के घर जाना, क्या सियासत बदलती हुई आपको दिखाई दे रही है? देखिए मलिक साहब, पहली चीज़ तो ये कि मुझे नहीं पता कि अदम एतमाद की तहरीक कब आएगी कब नहीं आएगी, और बुनियादी तौर पे इस वक्त सियासी हलचल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कि असल चीज़ देखना ये है कि जब अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी तो उसके बाद क्या खेल तमाशा होता है। लेकिन अभी तो एक बैटल ऑफ नर्व्स हैं, और बैटल ऑफ नर्व्स जो है वो बुनियादी तौर पे उसमें हमें इस चीज़ को देखना है कि इस नर्व्स में अभी तक गवर्नमेंट भी ज़ाहिर है, गवर्नमेंट खुद ही ये कह रही है कि जी 50 दिन बहुत अहम है, कभी इमरान खान कहते हैं 3 महीने बहुत अहम है, कभी कोई और बात की जाती है। तो मेरे ख्याल में कि अभी मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में सियासी हलचल बहुत ज़्यादा है। मज़हर अब्बास साहब, जिसका जिक्र आपने किया कि हुकूमत खुद तस्लीम करती है 50 दिन बड़े अहम हैं, फिर यह भी कहा जाता रहा कि मार्च बड़ा अहम हो सकता है, हुकूमती वज़रा को, वफाकी वज़रा को बाहर जाने से भी रोका गया, इसको आप समझते क्या हैं? एक तरफ हुकूमत कहती है कि हमें कोई खौफ नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, खान साहब हुकूमत में रहें ना रहें, बाहर निकलेंगे ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, फिर इस किस्म के बयानात दे के खुद हुकूमत ने क्यों ये बहाम पैदा किया है कि हुकूमत मुश्किल में है? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं जाहिर है जो है किसी जगह पे कोई ऐसी बदएतमादी ज़रूर चल रही है कि जिसकी बिना पे गवर्नमेंट भी पैनिक नज़र आ रही है, और उस पैनिक का फ़ायदा जाहिर है अपोजिशन उठा रही है। और यही हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि गवर्नमेंट के पैनिक से, गवर्नमेंट को पैनिक नहीं होना चाहिए था बुनियादी तौर पे, लेकिन गवर्नमेंट तो खुद कूद पड़ी है। इमरान खान जलसे जुलूस करने शुरू कर दिए हैं,
तो गवर्नमेंट की जो बौखलाहट है, गवर्नमेंट की जो परेशानी है, वो अलग बात है कि फवाद चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं, शेख रशीद साहब कुछ कह रहे हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से ये आएगा कि ये दिन इतने दिन अहम हैं और इतने दिन अहम नहीं हैं, इतने 3 महीने अहम हैं, तो जाहिर है एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो पैदा होगी, और वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहरहाल पैदा हो गई है। गरीदा फरूकी साहब, आपको भी लगता है हुकूमत बौखलाहट का शिकार है? हुकूमती वज़रा के बयानात अगरचे बौखलाहट का शिकार तो हैं, लेकिन मानते तो नहीं हैं। हुकूमत कभी भी इसका जो एक इकरार है, आप जो मानने वाली बात कर रहे हैं बौखलाहट की, हुकूमत इसका इकरार तो नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो अपनी बौखलाहट को तस्लीम कर लें या अपने पैनिक को तस्लीम कर लें तो फिर उनकी जो एक लेजिटिमेसी है पार्लिमानी और पॉलिटिकल, वो तो जाहिर खत्म होकर रह जाएगी। लेकिन खास तौर पे पिछले एक हफ्ते के दौरान वज़ीर आज़म साहब 2 दफा तकारीब से खिताब करने के लिए आए, और दोनों दफा उन्होंने जिस तरह से अपोजिशन को आड़े हाथों लिया, शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा कि ये नौकरी के लिए सीवी देते हैं, जरदारी साहब के बारे में उन्होंने कहा कि ये खरीदारी करते हैं, बिलावल भुट्टो के लबो लहजे को उन्होंने फिर तनकीद का निशाना बनाया। तो उससे वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा था कि हुकूमत जो है वो अंडर प्रेशर तो है, लेकिन हुकूमत के रिस्पॉन्स से ज्यादा जो मेरी इस वक्त नजर है वो अपोजिशन के जो है अमल पे है, हुकूमत के रद्द अमल पे नहीं। अपोजिशन का जो इस वक्त अमल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप देखिए कि चौधरी बरादरान जितनी तेजी के साथ और बार बार मुलाकातें कर रहे हैं, पहले उनकी जरदारी साहब से मुलाकात, फिर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात, फिर दोबारा जरदारी से, फिर मौलाना फजलुर रहमान से, और अब कल वो शहबाज शरीफ से मुलाकात करने जा रहे हैं। चौधरी बरादरान, आपको पता है कि किसके इशारे पे, आपको सब मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हुए, तो अब वो अगर इतनी मुलाकातें कर रहे हैं और एलानिया मुलाकातें कर रहे हैं, तो इसका एक बहुत वाज़ेह इशारा मौजूद है। ये सब मुलाकातें, ये सब मामला डेफिनेटली किसी न किसी सिग्नल, किसी न किसी इशारे के तहत हो रही हैं। लेकिन गरीदा फरूकी साहब, जितने सुकून से चौधरी बरादरान पंजाब में बैठे हुए हैं, स्पीकरशिप उनके पास है, वफाकी वज़रा उनके हैं, पंजाब के अंदर जिन अजला में वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी के फैसले चलें, वो तो उनको मर्जी के फैसले किए जा रहे हैं। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब भी बड़ा भरपूर एतमाद रखते हैं उनके ऊपर। इन हालात में क्या चौधरी बरादरान को शहबाज शरीफ साहब कायल कर पाएंगे उदम एतमाद के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका नसरुल्लाह मलिक साहब, और आप सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और आप बड़ी सीनियर सहाफ़ी हैं, चूंकि सियासतदानों की बात मैंने आगे चल के करनी थी। आप सीनियर सहाफ़ी हैं और आपकी सियासतदानों के मामलात पे गहरी नजर होती है। तो मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करूंगी कि चौधरी बरादरान इससे पहले कौन कौन सी वजारत पर फाइज रह चुके हैं? वजारत आला पंजाब की उनके पास थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो रह चुके हैं, तो स्पीकरशिप से ज्यादा इम्पोर्टेंट पंजाब की स्पीकरशिप से ज्यादा इम्पोर्टेंट पंजाब की वजारत आला हो सकती है। तो मेरी इस वक्त जो इत्तलात हैं और जो मुझे भी रीडिंग मिल रही है कि जो चौधरी बरादरान से मुलाकात हो रही है, हो सकता है कि जो इंटरिम सेटअप आए नो कॉन्फिडेंस से मूव होने के बाद, वो पंजाब का जो सेटअप है वो चौधरी बरादरान के हवाले किया जाए फॉर द टाइम बीइंग, और विफाक में भी जाहिर है उनको खपाया जाएगा। फिर दूसरा, चौधरी बरादरान जिस तरह से खुल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं मरकज के विफाकी हुकूमत के हवाले से, पंजाब में बहुत से काम उनके रुके हुए हैं, खासतौर पे साउथ पंजाब में, खासतौर पे तारिक बशीर चीमा के हल्के में, चौधरी बरादरान के अपने हल्के में बहुत से उनके काम रुके हुए हैं, और उनकी जो ग्रीवेंसेस का पंजाब में सबसे पहला पॉइंट होता था, जो कि जहांगीर तरीन की कमेटी भी बनी थी परवेज खटक वाली, और उसके बाद भी तो उनका पहला पॉइंट है पंजाब में उनके काम ना होना। फिर दूसरा, जो महंगाई की सूरत हाल है, जो बेरोजगारी की सूरत हाल है, तो चौधरी शुजात को पता है, चौधरी बरादरान को मालूम है कि वो इस परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का इत्तेहादी होने का टैग लेके वो आम इंतखाबात में अवाम के पास नहीं जा सकते। एट द एंड ऑफ द डे वो थोरो सियासतदान है, वो एक तवील अरसे की सियासत करते रहे हैं। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि चौधरी बरादरान इससे पहले पंजाब में एक वज़ीर आला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लाने की माजी में कोशिश कर चुके हैं, मियां मंजूर अहमद भट्टो के खिलाफ पीपल्स पार्टी के, लेकिन उसमें वो नाकाम हो गए थे, वो मूव नाकाम हो गई थी। तो अब देखना यह है कि चौधरी बरादरान अब अगर किसी मूव का हिस्सा बनते हैं, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो मरकज में हो, तो क्या वो उसमें कामयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, मगर अब्बास साहब, चौधरी बरादरान खुश तो नहीं है इमरान खान साहब से? अपनी निजी महफिलों में वो तज़किरा तो करते हैं, इमरान खान साहब से गिला शिकवा भी करते हैं,
और साथ गरीदा फारूकी जो बात कर रही हैं कि एक सीनियर सियासतदान, एक मंजा हुआ सियासतदान ये देखता है कि पंजाब के अंदर आइंदा इंतखाबात के अंदर अगर वो PTI के साथ जुड़े रहते हैं, हुकूमत का हिस्सा रहते हैं, तो मुश्किल हो जाएगा उनकी अपनी नशिस्तों पर इलेक्शन जीतना। देखिए, अभी हम बहुत जल्दी कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, अभी चीज़ें शुरू हुई हैं और ये सबसे पहले ये मेरा ख्याल है एनालाइज करने की ज़रूरत है कि ये अदम एतमाद की तहरीक से फ़ायदा क्या होगा। मतलब अपोजिशन जो है वो अपोजिशन को जिन महाज पे कामयाबी हासिल हो रही है वो तो बल्दियाती इलेक्शंस हैं या बाई इलेक्शंस हैं, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए क्यों जा रहे हैं वो। मेरे सामने कोई इमीडिएट वो नहीं है। एन मुमकिन है कि वो ये समझ रहे हो कि इनको 1-1.5 साल नहीं देना चाहिए, वरना हो सकता है कि कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो फिर हम किस तरीके से उसमें जाएंगे इलेक्शंस में। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है, जब आप इतनी खिचड़ी बनाएंगे, इतनी खिचड़ी पकाएंगे, यहाँ से भी कुछ चीज़ लेकर यहाँ से भी कुछ लेके, तो फिर अल्टीमेट गोल क्या होगा आपका। ठीक। और ये सस्टेनेबल कैसे होगा। तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो बड़ा बेसिक फ्लॉ नज़र आता है अपोजिशन की स्ट्रेटजी में। और इवन अगर मैं उस सिनेरियो में देखूं कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब भी हो जा सकती होती है, आप अदम एतमाद की तहरीक कामयाब करके अगला सेटअप क्या होगा। अगले सेटअप में इमरान खान कहाँ होंगे अपोजिशन में, इमरान खान अपोजिशन में क्या करेंगे, और उस वक्त फिर और कितने फरीक होंगे। और फिर उसके बाद अगर ये 3 महीने का पीरियड होता है या 1 साल का पीरियड होता है, तो उस 1 साल में जो भी पॉलिसीज होंगी वो उस गवर्नमेंट की होंगी जो गवर्नमेंट उस 2000 अब से लेके 2023 तक गवर्नमेंट होगी, अगर इतना लंबा पीरियड होता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो नई हुकूमत आए फौरी इंतखाबात करवा दे। अगर फौरी इंतखाबात भी करा देंगे तो इमरान खान तो यही कहेंगे ना कि उनकी गवर्नमेंट को कुछ इस तरीके की फोर्सेस दें जो करप्शन को सपोर्ट करती हैं, जो माफियाज को सपोर्ट करती हैं। ये उनका ज़ाहिर नैरेटिव रहा है। उन्होंने मेरी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश की, और आपको पता है कि एक तासुर जो है, जो अगर बिल्डअप हो जाए तो वो तासुर बड़ा स्ट्रांग होता है, और फिर लोग एकदम उस तासुर के साथ चले जाते हैं। यानी आप समझते हैं कि एक सियासी स्टंट भी हो सकता है हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए, अदम एतमाद कामयाब कराना को मकसद नजर नहीं आता अपोजिशन का। मुझे नजर यही आता है कि शायद क्योंकि इतना ज्यादा अभी भी आज भी अगर आप बिलावल भुट्टो साहब का एक इंटरव्यू देख लें, उसमें भी वो मुस्लिम लीग नून के बारे में उनका टॉन्ट आपको नजर आएगा, या मुस्लिम लीग नून के किसी उससे पूछ लें, तो अभी भी अपोजिशन के अंदर वो यकजहती मुझे नजर नहीं आती। हाँ, इस पर इत्तेफाक है कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, लेकिन आप कल जाएंगे शहबाज शरीफ चौधरी से, और मतलब एक तरह से मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है, हर लीडर जा रहा है ये कह के कि मैं चौधरी शुजात की तीमारदारी के लिए जा रहा हूँ, और गुफ्तगू जो है वो लो कॉन्फिडेंस पे हो रही है, गुफ्तगू जो है वो अगले सेटअप पे हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ चौधरी शुजात की तीमारदारी के लिए आए थे, मौलाना फजल रहमान भी उनकी तीमारदारी के लिए आए थे, दरदारी साहब भी उनकी तीमारदारी के लिए आए हैं, या शहबाज शरीफ भी कल उनकी तीमारदारी करने जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है ये जो ऑप्टिक्स हैं, ये ऑप्टिक्स जो है वो किसी गवर्नमेंट ज़रूर इस चीज़ों को देख रही है, लेकिन ये ऑप्टिक्स बहुत अच्छे नहीं हैं, जो हमारी सियासत के लिए बहुत अच्छे मैसेजेस नहीं दे रहे हम इस तरह। क्योंकि मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जो पॉलिटिकल आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, जो पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डअप हो रहा है, उसमें मुझे कोई डेमोक्रेसी मजबूत होती नज़र नहीं आ रही, मुझे पॉलिटिक्स कोई मजबूत होती नज़र नहीं आ रही, मुझे कमज़ोर होती ही नज़र आ रही है। मतलब सब एक कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे, बात करेंगे अपोजिशन की यकसूई के हवाले से कि अपोजिशन इतनी यकसू नज़र क्यों नहीं आती, फिर एक दूसरे के खिलाफ ही इल्ज़ाम तराशी अगर अब भी जारी है तो फिर अपोजिशन मिलकर चलेगी कैसे। साथ साथ तज़किरा होगा अहमद जवाद साहब का, PTI छोड़ी मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, अब मुस्लिम लीग नून को डिफेंड करेंगे तो करेंगे कैसे, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्होंने मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन की है, अहमद जवाद साहब। अहमद जवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। अहमद जवाद साहब, बहुत से लोगों ने PTI छोड़ी लेकिन किसी और जमात में शामिल नहीं हुए, आपने मुस्लिम लीग नवाज में शामिल होने का फ़ैसला क्यों किया, फिर कितना मुश्किल होगा, ये कैमरा बड़ा जालिम है और ये वीडियोस सामने आ जाती हैं, आप जिस PMLN के ख़िलाफ़ खुलकर बड़ी बात करते रहे,
अब उसी को डिफेंड करना कितना मुश्किल होगा आपके लिए? देखें, बात यह है कि हमारा इस मुल्क का फाउंडर कायद आज़म जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी तो एक मकसद की खातिर ज्वाइन की। तो जब उनको एहसास हुआ कि वो मकसद कांग्रेस से हासिल नहीं हो सकता तो उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। ठीक। तो कहने का मकसद ये है कि हर शख्स, हर इंसान जो है अपनी जिंदगी में एक एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजरता है और जिस इंसान के मकसद क्लियर हों और वो मकसद उसको अजीज हों और कोई उसमें ज़ात इन्वॉल्व ना हो तो उसको बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं। और जो बात आपने, बड़ी सही बात आपने कही कि पीटीआई के बहुत सारे लीडर थे जो छोड़ के और उसके बाद वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में ही रहे और कुछ भी नहीं किसी पार्टी को ज्वाइन किया। तो मेरी ये बात बहुत अच्छे हमारे अजीज दोस्त हैं हामिद खान साहब, उनसे भी मेरी ये हो रही थी और मैं यही बात कह रहा था कि पीटीआई से छोड़ना या निकलने का मतलब एवोल्यूशन के स्टॉप होना नहीं होना चाहिए। हमें जो हमने सफर तय कर लिया वो सफर जीरो नहीं होना चाहिए, उस सफर को आगे हमने लेके चलना है अपने मकसद पे कॉम्प्रोमाइज किए बगैर। लेकिन अहमद जवाद साहब, पीएमएल-एन तो ये कहती है कि हमारे खिलाफ जितने इल्ज़ाम लगे, हमारे खिलाफ मीडिया कंपेन की गई, हमें करप्ट कहा गया, हमें चोर डाकू कहा गया, ये सारी एक प्लानिंग का हिस्सा था हमें सियासत से निकालने के लिए। क्या आप समझते हैं कि जो पीटीआई में होते हुए भी जो आपका किरदार था या जो पीटीआई ने वाकई कहा इस पार्टी के बारे में, उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा? देखिए, मैं इस बात को 101% एंडोर्स करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी सियासी लीडर के खिलाफ जितनी किरदार कशी जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और पीएमएलएन की लीडरशिप के हवाले से हुई है, जितना इम्तियाजी एहतसाब जो है इनके खिलाफ हुआ, इसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और मकसद यही था, चाहे वो आप चले जाएं मुशर्रफ के दौर में या आप आज के दौर में आ जाएं, इसमें एक बाकायदा एक प्लान के जरिए, और आप ये देखें कि उसके बाद कुछ भी साबित नहीं किया जा सका। ना तो मुशर्रफ के दौर में कुछ साबित हुआ, ना इस दौर में कुछ साबित हुआ। अब तो बरतानिया की अदालतें भी जो है उनको क्लियर दे रही हैं। आज साफ पानी प्रोजेक्ट जो है उस पर भी उनको क्लियरेंस मिल गई है। तो फिर जिन्होंने चोर और डाकू का नारा लगाया था उनकी अपनी इंटरनेशनल रेटिंग जो है करप्शन में वो 20 दर्जे नीचे चली गई है। इसका मतलब है असल करप्ट तो इधर बैठे हुए हैं इस वक्त। ये तो अवाम की तवज्जो किसी और तरफ कर रहे थे, डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, और असल में तो ये चोर बैठे हुए हैं सारे। इनकी वजह से आज पाकिस्तान 20 दर्जे नीचे चला गया। आपकी चार्जशीट कब आने वाली है जो आप मुरतब कर रहे हैं? देखें, एक तो मैंने 30 नुकात जो थे वो शो कॉज के तौर पे प्राइम मिनिस्टर को भेजे थे जब मैं पार्टी के अंदर था, और उनको मैंने शो कॉज जारी किया था कि मुझे इन 30 सवालों का जवाब चाहिए। तो वो तो आज तक ना तो उधर से कुछ आया और ना आज तक किसी पीटीआई के लीडर में ये हिम्मत हुई कि वो उनमें से किसी एक नुक्ते के ऊपर भी मुझे जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब। मज़हर अब्बास साहब, अहमद जवाद साहब जो बात कर रहे हैं कि जितनी किरदार कुशी मियाँ नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली की गई, उसकी माजी की जो है वो सियासी तारीख में मिसाल कम मिलती है। एक बड़ा जिम्मेदार पीटीआई का अगर ये कहना शुरू कर दे तो सारा बयानिया पीटीआई का कहाँ चला जाएगा? नहीं, माजरत के साथ मलिक साहब, सच वो होता है जो वक्त पर बोला जाए। चीज़ ये है कि आज वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करके कुछ भी कहते रहे, ठीक, कल वो पीटीआई का हिस्सा थे तो वो उन्होंने वो जो तनकीद करते थे वो बात समझ में आती थी। ठीक, जो अकबर एस बाबर हैं वो आज भी अपनी पोजीशन पर स्टैंड करते हैं। उनसे पीटीआई ने उनको अपने तय निकाल भले दिया हो, वो नहीं समझते कि उन्हें निकाला गया है, तो वो एक दूसरी बात होती है। लेकिन आज वो ये बात कहें, आज वो बात जवाद साहब ये बात कहें तो मेरे ख्याल में उस बात का वेटेज आज बनता नहीं है उनका। वो कल ये बात करते जब पीटीआई में थे तो बहुत वो अलग बात होती, तब बात होते, तब वो कहते हैं वहाँ कुछ सुनता नहीं था, बात तो करते थे लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान सब सुनते नहीं कोई बात। दूसरी बात ये कि इस मुल्क में सियासी जो मुखालफीन हैं उनकी किरदार कशी होती रही है। आप मलिक साहब, हम जानते हैं बिल्कुल ठीक है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में उस वक्त की अपोजिशन की क्या किरदार कशी हुई थी, फिर भुट्टो के अपने खिलाफ क्या कुछ नहीं लिखा गया था, बिल्कुल ठीक, क्या चीज़ें नहीं आई थी। ये सब चीज़ें हमारी सियासत का
हिस्सा रही हैं। और ये बात अपनी जगह ठीक है कि नवाज शरीफ साहब की भी जो प्रोसिक्यूशंस हैं या PMLN के लोगों की जो हो रही है वो भी अपनी जगह हैं। लेकिन हम आज खड़े होके कोई आदमी आके ये कहे, तो अब अगर वो चार्जशीट करेंगे भी तो वो चार्जशीट जो है वो PMLN के लीडर के तौर पे करेंगे, ठीक, वो PTI के अब जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो अब PTI का हिस्सा नहीं रहे हैं। तो उनका वेटेज जो है, मेरे नुक्ता नज़र से, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे नुक्ता नज़र से उनका जो वेटेज है वो आज ख़त्म हो गया है, कम हो गया है। वो अब PTI के हवाले से कोई भी बात कहेंगे तो वो वैसी ही लगेगी जैसे मुस्लिम लीग नून का कोई भी लीडर जो है अपने मुखालफिन के बारे में रखता है राय, या PTI का कोई लीडर जो है PMLN के बारे में रखता है। गरीदा फरूकी साहबा, अहमद जवाद साहब की चार्जशीट या उनके बयानात या मुस्तकबिल में उनकी PTI के हवाले से कई बात जो है, जैसे कि मदद साहब कह रहे हैं कि उसका वेटेज कम हो गया मुस्लिम लीग नवाज में शामिल होने से, क्या इम्पेक्ट छोड़ेगा? आप भी इत्तेफाक करती हैं इस बात से? मैं तो आपसे नसर और मलिक साहब रिक्वेस्ट करूंगी और हाथ बांध के आपसे माजरत करूंगी कि अहमद जवाद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े नफीस शख्स हैं, और देखिए बहुत से ताल्लुकात जो है ना वो सियासत से और सहाफत से बालातर होके भी कुछ ताल्लुकात होते हैं। तो यहाँ पर तो मुझे अगर आप माजरत करें कोई कमेंट करने से, क्योंकि लेकिन दूसरी बात यह है कि सियासत में तो ये चलता रहता है, पाकिस्तान की सियासत में उसूल क्या होना चाहिए, किस बुनियाद पे किस जमात में रहना चाहिए, लेकिन ये आपको हर जमात में घूम फिर के लोग तो मिलते रहेंगे। जो कल काफ लीग के साथ थे वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, जो कल तक मुशर्रफ के साथ थे वो नून लीग में हैं, जो पीपल्स पार्टी में थे वो PTI में हैं, जो PTI में थे वो नून में गए पीपल्स। तो ये घूमना फिरना तो सबका लगा रहता है। लेकिन बात एक मैं तो जरूर कहना चाहूंगी कि अहमद जवाद साहब बड़ी नफीस शख्सियत हैं, और इन्होंने जब भी PTI में थे तो कभी भी इन्होंने गालम गलोच के कल्चर को, ये बात बड़े सलीके बड़े तरीके से किया करते थे। बिल्कुल ठीक। अब इस चीज पे बिल्कुल सवाल जवाब एतराज हो सकता है कि वो PTI में रहते हुए क्या कहते थे और मुस्लिम लीग नून में रहते हुए क्या कहते थे। फिर इस तरह हमें शाह महमूद कुरैशी साहब का बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा, शफकत महमूद साहब का भी देखना पड़ेगा। लेकिन गरीदा साहबा, एक बड़े ओहदे पे रहने वाले शख्स जैसे जावेद हाशमी साहब कुछ बातें कहा करते थे, फिर वक्त ने सच साबित की। अहमद जवाद साहब भी जिन चीज़ों का तज़किरा कर रहे हैं वो कहते हैं मैं पार्टी के अंदर भी ये बातें कहता रहा, करप्शन के हवाले से, अकरबा परवी के हवाले से, उसकी इम्पोर्टेंस होगी नहीं? ये बात दुरुस्त है कि अहमद जवाद साहब पार्टी के अंदर रहते हुए भी ये बातें किया करते थे और बड़ी खुल के किया करते थे, हम तक भी पहुंचती रहती थी ये चीजें। और फिर आखिरी कुछ अरसे में इन्होंने वो मीडिया पर भी करना शुरू कर दिया। फिर जब इनको शो कॉज नोटिस दिया गया और पार्टी से जो है वो बेदखल कर दिया गया, तो फिर तो उनके ऊपर पाबंदी कोई नहीं रही, खुल के बोलना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ये चीज तो देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बैगेज है, बहुत सारे बैगेजेस के साथ। PTI छोड़ने वाले लोग जिस तरह से इल्जाम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इस बात से भी एग्री करूंगी कि जब वो PTI छोड़ के जाते हैं तो उनके इल्जामात की वेटेज को फिर एक ऑपोजिट पॉलिटिकल साइड का नैरेटिव ज्यादा समझा जाता है, बजाय इसके कि उसको पार्टी के अंदर रहते हुए जितना वेटेज दिया जाए। आप देखें परवेज खटक साहब ने भी उस दिन जिस किस्म की बातें बोली बैड गवर्नेंस वगैरह मामलात के हवाले से, और बाकी लोग भी। अब कल कलाम को परवेज खटक अगर PTI छोड़ के चले जाते हैं बावजूद इसके कि उनको परफॉर्मेंस अवार्ड नहीं मिला, और मेरा ख्याल है कि शायद उन्हें इसी वजह से नहीं क्योंकि उन्होंने वजीर आजम साहब के सामने जिस तरह से वो एक तल्ख कलामी हुई थी और वो जो सारा मामला हुआ था फिर मीडिया पर भी बहुत उठ गया था, तो परवेज खटक अगर कभी PTI छोड़ के चले जाते हैं पीपल्स पार्टी में या किसी और जमात में, तो फिर उनकी शायद बात का वेटेज। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मामला चलते रहते हैं। अब जवाद साहब एक शख्सियत है, वो एक शख्सियत पे क्या मजीद। फरीदा फरूकी साहब, प्रोग्राम में एक और ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।